हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 18 फरवरी 2026, दिन बुधवार, हिंदी तिथि फाल्गुन महीना शुक्ल पक्ष शुरू हो गया आज से ही, प्रतिपदा यानी एकम तिथि। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आज के कुछ बड़े इवेंट। सऊदी अरब में दिखा चांद। आज 18 फरवरी से रमजान की शुरुआत होने जा रही है। भारत में पहला रोजा 19 तारीख को कल रखा जाएगा, क्योंकि सऊदी अरब में कल चांद दिखने के बाद इसका आधिकारिक ऐलान हो चुका है। तो आज 18 फरवरी से ही रमजान महीने की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन भारत में पहला रोजा कल रहेगा। ये जो रमजान का महीना होता है, ये इस्लाम धर्म का पवित्र महीना माना जाता है। ऐसे में इस पर्व त्योहार को मनाने वाले सभी भाइयों बहनों को रमजान मुबारक। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, आज से ही यूपी बोर्ड के एग्जाम शुरू होने जा रहे हैं। 18 फरवरी से उत्तर प्रदेश बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू होगी। इस बार यूपी बोर्ड एग्जाम में 53 लाख से भी ज्यादा परीक्षार्थी शामिल होंगे और एग्जाम से पहले स्टूडेंट के लिए कुछ नई गाइडलाइंस भी जारी की गई है। देखिए, अंगूठी और माला वगैरह इस तरह की चीजें पहन कर ना जाएं, एग्जाम हॉल में आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। इसके अलावा ये कुछ नियम और मानक भी तय किए गए हैं, जिनकी लिस्ट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। छात्रों के लिए क्या निर्देश और क्या क्या सलाह दी गई है। और भी गाइडलाइंस में छात्रों के लिए 10 जरूरी बातें जारी की गई है। परीक्षा केंद्र पर जाने से पहले स्टूडेंट इन 10 बातों को जरूर याद रखें। अपना एडमिट कार्ड वगैरह, स्कूल आईडी साथ में लेकर जाएं और एग्जाम से पहले क्या करें क्या ना करें, इन गलतियों से बचें। चलिए अगली खबर आ रही है। 18-19 तारीख को 2 दिन और देश के 10 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है मौसम विभाग ने। आगे मैं आपको बताऊंगा पूरे मौसम समाचार विस्तार से। और वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी आज 18 फरवरी को पश्चिम बंगाल के मायापुर जाएंगे। यहाँ इस्कॉन मंदिर में दर्शन करेंगे। और भारतीय किसान यूनियन असली ने यूपी संभल में किसान पंचायत की। और आज अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में 18 फरवरी को उत्तर प्रदेश मुरादाबाद समेत कई जिलों में धरना देंगे किसान भाई लोग। झारखंड राज्य का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है आज 18 फरवरी से, जो कि 1 महीने तक चलेगा, 19 मार्च तक। और मध्य प्रदेश का बजट भी आज जारी होने जा रहा है। 18 फरवरी को पेश होगा एमपी का बजट। ये मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार का तीसरा बजट होगा और पहली बार एमपी सरकार पेपरलेस बजट पेश करने जा रही है। सूटकेस की जगह टेबलेट इस्तेमाल किया जाएगा। तो देखते हैं एमपी बजट में आज सरकार किसानों, युवा, स्टूडेंट से लेकर महिलाओं तक क्या क्या बड़े ऐलान करती है। जो भी हाइलाइट्स होंगे मैं आपको दिन में बता दूंगा अपडेट इसी चैनल डीआरएस न्यूज के माध्यम से। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं भारत में चल रहे एआई इंपैक्ट समिट के बारे में। दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस इंपैक्ट समिट में बोले कि साल 2047 तक भारत को एआई में सुपर पावर बनाने का लक्ष्य तय किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रोजगार खत्म नहीं बल्कि रोजगार पैदा होंगे। तकनीक का मकसद सबका हित है, सबकी खुशी है। अच्छा, वैसे दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे इस एआई समिट में कुछ अव्यवस्थाएं भी देखने को मिली। लोगों की भारी भीड़ और अव्यवस्था से डेलीगेट्स काफी परेशान भी हुए। कुछ सामान चोरी होने की घटनाएं भी देखने को मिली। घंटों तक कतार में खड़े रहे युवा लोग बाग। तो इन अव्यवस्थाओं पर केंद्र सरकार के आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने माफी भी मांगी। वहीं बिल गेट्स भी भारत आ चुके हैं। वो भी अब एआई इंडिया समिट में शामिल होंगे। गेट्स फाउंडेशन बोला कि निमंत्रण रद्द होने की खबरें गलत हैं, तय शेड्यूल के हिसाब से ही कार्यक्रम होगा। और एआई समिट की वजह से दिल्ली की होटलों का किराया भी 6-6 लाख रुपए तक पहुंच चुका है। 20 फरवरी तक चलेगा ये पूरा इवेंट। इस एआई इंपैक्ट समिट में ब्रिटेन के डिप्टी पीएम और एआई मंत्री भी शामिल होंगे। भारत ब्रिटेन तकनीकी साझेदारी को मजबूती मिलेगी। इंडिया एआई मिशन के तहत अपडेट देखिए। एआई इकोसिस्टम अब जमीनी नवाचार की ओर है। यूएआई हैकाथॉन में 3000 छात्रों ने पेश किए देसी समाधान भी। अडानी ग्रुप ने भी एक बड़ा ऐलान किया। साल 2035 तक एआई के क्षेत्र में 100 अरब डॉलर का निवेश करेगी भारत में अडानी कंपनी। और वहीं इंडिया एआई इंपैक्ट समिट में बिहार ने भी किए 468 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के समझौते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजन 2047 को लेकर लक्ष्य तय किया। दुनिया के टॉप 3 एआई सुपर पावर में से एक होगा हमारा देश भारत। और केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले कि अगले 2 सालों में भारत के एआई सेक्टर में 200 अरब डॉलर से भी ज्यादा निवेश की उम्मीद है। श्रीलंका और सर्बिया के राष्ट्रपति भी नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। वो भी एआई इंपैक्ट समिट में हिस्सा लेंगे। और अब भारतीय सेना, इंडियन आर्मी ने भी पकड़ी एआई की राह। स्वदेशी एआई समाधानों से लेस होगी देश की सैन्य शक्ति भी। वहीं अभी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो भी भारत दौरे पर आए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के प्रेसिडेंट से मुलाकात की और इस दरमियान पीएम मोदी बोले कि भारत एवरेस्ट तक उड़ने वाला हेलीकॉप्टर बनाएगा और इसमें फ्रांस हमारा स्पेशल पार्टनर होगा। मैक्रो बोले कि दुनिया की कई बड़ी कंपनियों के सीईओ भारतीय हैं। इस मुलाकात के दौरान भारत फ्रांस के बीच कई बड़े समझौतों और रणनीतिक साझेदारी पर मुहर लगी। ये देख सकते हैं आप, भारत और फ्रांस समिट में 20 से भी ज्यादा बड़े समझौते हुए। डिफेंस सेक्टर से लेकर तकनीक, इनोवेशन, एजुकेशन, स्किलिंग और हेल्थ सेक्टर तक भारत और फ्रांस के बीच हुई इस वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के तहत अब भारत फ्रांस के साथ मिलकर हमारे ही देश में अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर बनाएगा। अगले 10 सालों तक के लिए बढ़ चुका है भारत फ्रांस के बीच रक्षा सहयोग समझौता भी। अब भारत में बनेगी हैमर मिसाइल। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। टेक न्यूज से खबर है, एप्पल कंपनी ला रही है 70,000 रुपए वाला सबसे सस्ता मैकबुक। बजट सेगमेंट में नया आईफोन लॉन्च होने की भी उम्मीद है। अगले महीने 4 मार्च को एप्पल का अमेरिका के न्यूयॉर्क में इवेंट होने वाला है और उसमें एप्पल कंपनी के कुछ नए गैजेट्स, नए प्रोडक्ट्स की घोषणाएं आपको देखने को मिलेगी। और भारतीय लोगों के घर खरीदने पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि घर खरीदने के लिए औसत उम्र 38 से 34 साल हुई है। 74% खरीदार 35 साल से कम उम्र वाले हैं। जेन जी युवा नौकरी लगते ही घर लेना चाहते हैं। पहले आम भारतीय परिवार ऐसा मानते थे कि पैसा जमा करो फिर घर खरीदो, लेकिन अब आजकल के जेन जी युवाओं में ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि नौकरी लगते ही सबसे पहले घर खरीद लो। क्योंकि रिपोर्ट में सर्वे में सामने आया कि देश में बिकने वाले 74% घर 35 साल से कम उम्र वाले लोग खरीद रहे हैं और 32% खरीदार तो 25 साल से भी छोटे हैं। ये कुछ डेटा आप देख सकते हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री को लेकर। तो अब आजकल युवाओं में नौकरी लगते ही घर खरीदने का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। ये सर्वे रिपोर्ट सामने आ रही है। चलिए अगली खबर देखिए। सोना चांदी के भाव पर अपडेट है। चांदी फिर से 8,000 रुपए तक गिरी और अभी 2,33,000 रुपए प्रति किलो पर आ गई है। सोना भी 2,000 रुपए घटकर 1,51,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है। बीते 4 दिन में चांदी में 33,000 रुपए की बड़ी गिरावट देखने को मिली है, जबकि सोना 6,000 तक सस्ता हुआ है। और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस क्या चल रहा है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए खबर देखिए। ग्लोबल इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत की जन केंद्रित नीतियां उसे भरोसेमंद बनाती हैं। ये शिखर सम्मेलन मुंबई में चल रहा 17 से 19 फरवरी तक। और वहीं देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेताओं को भाषण
परिवर्तन से पहले विचार सुधारने की जरूरत है। उन्हें देश में भाईचारा बढ़ाना चाहिए, न कि धर्म के नाम पर या जातिवाद के नाम पर देश में विवाद लड़ाई बढ़ाएं। वैचारिक सिद्धांतों पर चुनाव लड़े, लेकिन आपसी सम्मान करना भी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने नेताओं के द्वारा दी जाने वाली हेट स्पीच से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई की और इस दरमियान देश भर के पॉलिटिशियन नेताओं को ये हिदायत भी दी। और सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ा फैसला सुनाया, कहा कि अपराधी की सजा घटाकर मुआवजा बढ़ाना खतरनाक ट्रेंड है। आरोपी पैसा देकर बच सकते हैं, ये गलत संदेश है। एक मामले की सुनवाई करते हुए मुदेर हाईकोर्ट का फैसला भी रद्द कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस राजेश बिंदल ने इस मामले पर क्या कहा, देख सकते हैं। चलिए खबर आ रही दोस्तों, असम विधानसभा चुनाव इस बार सिंगल फेज में हो सकता है। अप्रैल के पहले सप्ताह में वोटिंग होने की संभावना है। बीजेपी और कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन से अपील की है कि तारीख बिहू के आसपास रखी जाए। वैसे असम के चुनाव की फुसफुसाहट के बीच राजनीति में एक बड़ा फेरबदल भी देखने को मिल रहा है। असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अब भाजपा ज्वाइन करेंगे। 22 फरवरी को वो सदस्यता लेंगे। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा से मुलाकात भी की। भूपेन्द्र बोरा ने एक दिन पहले तो कांग्रेस छोड़ी थी और अब वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे 22 तारीख को। तो इसके साथ ही असम की राजनीतिक सियासत में यू टर्न का दौर जारी हुआ। भूपेन्द्र बोरा 22 तारीख को भाजपा में शामिल होंगे। और वहीं पॉलिटिक्स से एक और खबर आ रही है, राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस भी रद्द हुआ। कर्नाटक चुनाव में 40% कमीशन वाले विज्ञापन के मामले पर हाईकोर्ट ने भाजपा नेता की याचिका को खारिज कर दिया। और इधर देखिए, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को बताया टॉर्चर आयोग। बीजेपी पर 58 लाख वोटर्स के नाम हटाने का गंभीर आरोप लगाया इलेक्शन कमीशन पर। और ममता बनर्जी बोले कि चुनाव आयोग तुगलकी आयोग बन चुका है। ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा IT सेल ने AI का भी गलत इस्तेमाल किया। पश्चिम बंगाल में SIR मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बयानबाजी देखने को मिली है। और वैसे बंगाल में ममता सरकार ने एक नई योजना भी शुरू की है। बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी राहत की खबर। युवा साथी नाम से योजना शुरू की है, जिसके तहत 18 से 41 साल के लाभार्थियों को 5 साल तक हर महीने 1500 रुपए मिलेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार बेरोजगार युवाओं के लिए ये नई योजना शुरू की है और 1 अप्रैल से ही इस योजना को लागू करने का फैसला किया है। और भी इस योजना से जुड़ी कुछ मुख्य बातें आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए, महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी CM अजीत पवार प्लेन क्रेश की CBI जांच कराने की मांग की जा रही है। उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिली। उनके भतीजे रोहित ने भी इस मामले पर साजिश की आशंका जताई थी। तो अब देखते हैं उनकी CBI जांच की मांग स्वीकार होती है या नहीं। और खबर आ रही है, जो गुरु बाबा रामदेव की याचिका पर X यानी ट्विटर की दिल्ली हाईकोर्ट में दलील, व्यंग्य और फ्री स्पीच को छूट मिलनी चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट में बाबा रामदेव की याचिका पर सुनवाई करते हुए ट्विटर ने यह दलील दी। और बड़ी खबर आ रही है, पंजाब के मुख्यमंत्री को मारने की साजिश रचने की रिपोर्ट्स आ रही है। मुख्यमंत्री को जहरीला केमिकल पोलोनियम देने का दावा किया जा रहा है। खालिस्तानी आतंकियों ने बेअंत सिंह, जो कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री थे, जिनकी बम ब्लास्ट में हत्या कर दी गई, उनके जैसा हाल करने की धमकी दी भगवंत मान को भी। अभी भगवंत मान अस्पताल में भर्ती है। पोलोनियम जो कि एक बहुत ही घातक रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है, जिससे धीरे धीरे आदमी की मौत हो जाती है। वैसे तो मुख्यमंत्रियों को खिलाया जाने वाला खाना बहुत ही सुरक्षित होता है। इन सभी स्टेप्स से गुजरने के बाद किसी भी राज्य के CM को खाना खिलाया जाता है। लेकिन बावजूद इसके प्रशासन को एक ईमेल भेजकर ये धमकी दी गई है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को पोलोनियम से संक्रमित किया गया। तो इस मामले की भी अभी जांच की जा रही है। हम जल्द उनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। और वहीं खबर देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पुलिस से भिड़े कांग्रेसी कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर चढ़े। 300 कार्यकर्ता हाउस अरेस्ट किए गए। अखिलेश यादव बोले कि एक पुलिस वाले के सामने 50 लोग खड़े हो जाओ। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ऑफिस के बाहर कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प देखने को मिली। केंद्र सरकार की कई नीतियों के खिलाफ ये कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और कुछ ऐसे ही विरोध प्रदर्शन राजस्थान राज्य में भी देखने को मिले। विधानसभा घेरने निकले कांग्रेस नेताओं पर बरसाई गई लाठियां, पुलिस ने पानी की बौछार की। अमीन पठान बोले कि कार्यकर्ताओं को चोट भी आई। चलिए अगली खबर देखिए, उत्तराखंड से एक चौंकाने वाली ग्राउंड रिपोर्ट सामने आ रही है कि उत्तराखंड के मैदानी जिलों में बढ़ रही है मुस्लिम आबादी। 12 कस्बों में हिंदू 50% से भी कम रह गए। इन आंकड़ों पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले कि कांग्रेस ने बिगाड़ी राज्य की डेमोग्राफी। पॉपुलेशन, अलग अलग धर्मों की जनसंख्या को लेकर ये रिपोर्ट सामने आ रही है उत्तराखंड में। चलिए खबर देखिए दोस्तों, पाकिस्तानी भाभी सीमा हैदर 6ठी बार बनी मां। इस बार उनके घर बेटा आया। 11 महीने में ही उन्होंने दूसरे बच्चे को जन्म दे दिया। नोएडा में बेटे को जन्म दिया और 11 महीने पहले तो उनको एक बेटी हुई थी। पाकिस्तान से पहले से वो 4 बच्चे लेकर आई थी। तो अब टोटल 6 बच्चों की मां बन चुकी है सीमा हैदर। और सचिन भी अपने खुद के 2 बच्चों का बाप बन चुका है। चलिए खबर है, हरियाणा में पकड़े गए 2 पाकिस्तानी जम्मू पुलिस पर हमला करके भागे थे। ये अंबाला STF ने दबोचा इनको। 2 अन्य साथी चकमा देकर भाग गए। वहीं खबर है, 11 मार्च को अगले महीने उत्तराखंड राज्य का बजट पेश करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। 2027 चुनाव से पहले उनका ये आखिरी पूर्ण बजट होगा और इस बजट का बजट सत्र 9 मार्च से शुरू होगा गैरसैंण में। वहीं स्पोर्ट्स न्यूज से खबर देखिए, पंजाब में किला रायपुर रूरल ओलंपिक का आयोजन हो रहा है। 11 साल बाद दौड़ी बैलगाड़ियां। फर्स्ट आने पर मिलेगा 2.5 लाख का इनाम। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ये इस तरह की खेल प्रथा बंद हो गई थी, लेकिन पंजाब लुधियाना के रायपुर किला में ग्रामीण ओलंपिक का वापस आयोजन हो रहा है। कृषि मंत्री ने खुद इसका उद्घाटन भी किया। ये ट्रेडिशनल गेम की तरह एक तरह से, जहां बैलगाड़ियों को दौड़ाया जाता है, बैलगाड़ियों की रेस होती है ऐसा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और वहीं खबर है, गुजरात की 6 अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई, जिसमें गांधीनगर अहमदाबाद कोर्ट भी शामिल है। अभी एक दिन पहले 40 स्कूलों को धमकी वाला ईमेल मिला था और उसके बाद दूसरे दिन भी ये धमकियां दी गई। न सिर्फ गुजरात में बल्कि पंजाब से लेकर बिहार तक 4 राज्यों के अस्पतालों, अदालतों और कई स्कूलों को भी बम से उड़ाने की धमकियां दी जा रही है। चलिए खबर देखिए, रेप के आरोप के बाद कथावाचक उत्तम स्वामी अपनी कथा छोड़ गए। कथा में महिलाओं पर पानी फेंकने और धक्का देने का एक वीडियो भी सामने आ रहा है। ये मामला है मध्य प्रदेश के जबलपुर का। यहाँ पासी के हीरापुर बेका गांव में श्रीमद भगवत कथा का समापन था। लास्ट दिन था। इस दिन विवाद खड़ा हो गया। कथावाचक उत्तम स्वामी के कार्यकर्ताओं द्वारा महिलाओं के साथ बदसलूकी और पानी फेंकने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। घटना से जुड़े कुछ वीडियो भी सामने आ रहे हैं। और खबर देखिए, कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि बंगाल सरकार जवानों से स्कूल खाली कराएं। CISF को 18 कमरे मिले थे। जब आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप मामला चल रहा था उस वक्त ये जवान तैनात किए गए थे, लेकिन अभी भी इन जवानों को इन्हीं कमरों में रखा गया है। तो हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार को आदेश दिया। वहीं खबर है, राहुल गांधी ने गिग वर्कर्स से मुलाकात की। बीजेपी पर उनकी मुश्किलों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया और बोले कि उनके साथ जाति के आधार पर भी भेदभाव होता है। चलिए खबर देखिए, होली से पहले मिलेगा तोहफा या लगेगा झटका। CBT मीटिंग में ब्याज
ब्याज दर पर होगा फैसला। मार्च के पहले सप्ताह में ईपीएफओ की सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज यानी सीबीटी की बैठक होनी है और इसमें ईपीएफओ की नई ब्याज दरों को लेकर फैसला सुनाया जाएगा। तो देखते हैं पीएफ की ब्याज दरें कम होती हैं बढ़ती हैं, आगे जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको बताता रहूंगा। फिलहाल देखिए रेल यात्रियों के लिए बड़ा अपडेट आ रहा। इंडियन रेलवे ने अपने नियमों में कुछ बदलाव किया है। अब ट्रेन में छूटेगा नहीं आपका स्टेशन, 20 मिनट पहले बजेगा वेकअप अलार्म भी। रेलवे की इस शानदार तकनीक का नाम है डेस्टिनेशन अलर्ट और वेकअप अलार्म सर्विस। अगर आप रेल यात्रा करते दौरान गहरी नींद में सो रहे हैं तो आपका स्टेशन आने से 20 मिनट पहले ही आपको ट्रेन में अलार्म सुनाई देगा और ट्रेन की लाइव लोकेशन भी आप ट्रैक करके अपने स्टेशन का गंतव्य का अराइवल टाइम देख पाएंगे। और बॉलीवुड से खबर आ रही दोस्तों, सलमान खान के पिता सलीम खान आईसीयू में भर्ती कराए गए। लीलावती अस्पताल में उनकी तबियत बिगड़ी, उनका स्वास्थ्य खराब होने के बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया गया और अभी लेटेस्ट खबर यह है कि सलमान खान के पिताश्री को वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया है। उनकी तबियत बिगड़ने के बाद आईसीयू में भर्ती थे। उनके परिवार के कई सदस्य अस्पताल मिलने पहुंचे। हम जल्द उनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। वहीं एक श्रद्धांजलि, बॉलीवुड अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा के पिताश्री सुनील मल्होत्रा का भी निधन हो गया और अभिनेत्री प्रवीणा देशपांडे का भी निधन हुआ। इन्होंने रेडी फिल्म में सलमान खान के साथ काम किया था। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। और वहीं दोस्तों राजस्थान में कथावाचक साध्वी प्रेम बाइसा की मौत के मामले पर पहला एक्शन लिया गया। 20 दिन बाद कंपाउंडर के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। एफएसएल रिपोर्ट में सामने आया था कि कैसे उनकी जान गई थी क्योंकि कंपाउंडर पर चिकित्सकीय नियमों की अवहेलना करने और लापरवाही बरतने का आरोप लगाया गया। और खेल समाचार से खबर है, भारत सुपर 8 में साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज से भिड़ेगा T20 वर्ल्ड कप में। ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी बाहर हो चुका है, इसलिए जिम्बाब्वे से भी मुकाबला हो सकता है। तो 22 फरवरी को गुजरात अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का मुकाबला होने जा रहा है। अभी सुपर 8 स्टेज में कौन कौन सी टीमें शामिल है देख सकते हैं। चलिए खबर है, 3 साल में चौथी बार देश के महान संत प्रेमानंद महाराज से मिलने पहुंचे क्रिकेटर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा। वृंदावन पहुंचे उनसे मिलने, प्रेमानंद महाराज से आशीर्वाद लिया, भक्तों के साथ हाथ जोड़कर बैठे नजर आए। 1 घंटे तक उन्होंने सत्संग भी सुना। इससे पहले भी वो कई बार उनसे मुलाकात कर चुके हैं। और खबर देखिए, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले कि भारतीय मुसलमान भी हिंदू ही हैं, उनकी कर वापसी करानी है। लखनऊ में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हिंदू परिवार 3 बच्चे पैदा करें कम से कम। और यूजीसी नियम को लेकर उन्होंने कहा कि यह नियम किसी के खिलाफ नहीं है।